हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर में फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री के बारे में। इसमें आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 1 है हमारी मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट एंड देयर डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये मेटाबॉलिक पाथवेज क्या होती हैं, हायर प्लांट्स क्या होते हैं और उसका डिटर्मिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हायर प्लांट्स को लेकर के। हायर प्लांट्स हमारे क्या होते हैं? हायर प्लांट इज कम्प्लीटली डेवलप प्लांट। जहाँ जो हमारे हायर प्लांट होते हैं वो कम्प्लीटली डेवलप प्लांट होते हैं या पूरी तरीके से जो है उसमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन हो चुकी होती है। नेक्स्ट वन लिखा हुआ इट ऑल्सो नोन एज वेस्कुलर प्लांट। इन हायर प्लांट को हम वेस्कुलर प्लांट के भी नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे ये वेस्कुलर क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। वेस्कुलर जो वर्ड है ये बना हुआ है हमारा वेसल से या वेन से, इसका मतलब होता है यानी कि प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होती हैं, हमारी वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं या वेन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। वही चीज नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है विच आर द लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट विथ वेस्कुलर टिश्यू और वेन्स। इसमें लिखा हुआ है कि जो प्लांट से क्या होते हैं ये लार्ज ग्रुप होते हैं और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं या वेन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम होता है क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। क्या ट्रांसपोर्ट करना? प्लांट के थ्रू आउट रिसोर्सेज को ट्रांसपोर्ट करना, जैसे कि है हमारा मिनरल्स, वाटर एक्सेट्रा। अब हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको जिंदा रहने के लिए या जीवित रहने के लिए उनको एनर्जी जरूरत पड़ती है, जिसके लिए क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इन केमिकल रिएक्शन से हमको क्या करता है, एनर्जी मिलती है। उन केमिकल रिएक्शंस के योग को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म की डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज ए केमिकल प्रोसेस इन प्लांट और एनिमल इन विच फूड चेंज इनटू द एनर्जी एंड हेल्प इन ग्रोथ। इसमें लिखा हुआ है कि मेटाबॉलिज्म क्या है, एक तरह की केमिकल प्रोसेस है। किसके अंदर हो रही है? प्लांट के अंदर हो रही है। हम लोग यहाँ पर प्लांट की बात कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं। तो वह लिखा हुआ है ये केमिकल प्रोसेस है जो प्लांट के अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर होती है, जिसका काम क्या होता है, इस मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में जो फूड होता है हमारा वो चेंज होता है किसमें, एनर्जी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। और यही फिर एनर्जी क्या होती है, प्लांट या एनिमल्स के ग्रोथ में हेल्प करती है। जो मेटाबॉलिज्म होता है ये दो तरीके से होता है, दो तरह की केमिकल रिएक्शन होती हैं। एक क्या होता है, एक को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, दूसरे को बोलते हैं हम लोग कैटाबॉलिज्म। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनाबॉलिज्म के बारे में। एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म सिंपल सब्सटेंस इनटू द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। इसमें लिखा हुआ है एनाबॉलिज्म क्या है, ये हमारे एक तरह की मेटाबॉलिक प्रोसेस है या मेटाबॉलिज्म की एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो सिंपल कंपाउंड होते हैं, जो छोटे छोटे कंपाउंड होते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल की एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। यानी इसमें क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हमारी चीज़ें छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर के बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। सेकंड लिखा हुआ है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म भी हमारी एक तरह की मेटाबॉलिक प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, इस वेयर कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर वंस। इसमें क्या हो रहा था कि छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देते। कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि इसमें क्या होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं और ये बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं और ब्रेक डाउन होने के बाद छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल वंस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। यानी इसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है, इसमें ब्रेक करने की प्रोसेस हो रही है। अब हम लोग बात करेंगे कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर क्या होता है, उनके अंदर केमिकल प्रोसेस होती है। उस केमिकल प्रोसेस में हमारी जो फूड होती है वो एनर्जी के फॉर्म में चेंज होती है। जिस किसमें होता है, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में। मान लीजिए कोई एक प्लांट है हमारा, उस प्लांट के अंदर जब प्रोसेस होती है, जब केमिकल प्रोसेस होती है, तो मान लीजिए उसमें एक कंपाउंड है, केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या बना, ए से बी बना, बी से हमारा क्या बना, सी कंपाउंड बना, उस सी से हमारा डी क्या बना, डी कंपाउंड बना। यानी ए हमारा क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट है, बी और सी क्या है, यहाँ हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, डी हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये एक तरह की केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं इसके अंदर। और किस में हो रही हैं, एक सीक्वेंस में हो रहे हैं या एक पाथ में हो रहे हैं। इस पाथ को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। और इसके अंदर क्या हो रही है, ये सिंगल चेन रिएक्शन हो रही है जिसके अंदर ए से बी में कंपाउंड बन रहा है, बी से सी में बन रहा है और सी से डी में बन रहा है, जिसमें बी और सी क्या है, हमारे इंटरमीडिएट्स हैं और डी हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं मेटाबोलाइट्स की। तो मेटाबोलाइट्स की डिफिनेशन है हमारी प्रोडक्ट एंड इंटरमीडिएट विच फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई मेटाबॉलिज्म होता है, जब भी कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, तो उसमें क्या होते हैं, हमारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं और हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो मेटाबोलाइट्स में लिखा हुआ है जो हमारे प्रोडक्ट हैं या जो हमारे इंटरमीडिएट हैं वो क्या करते हैं, वो कब फॉर्म होते हैं, हमारे फॉर्म ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसी के अंदर फॉर्म होते हैं हमारे प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट। इन्हीं प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट्स को
हम क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स बोलते हैं हमारे। ठीक है, मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्ले रोल इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, जिसके अंदर क्या होती है, एक जो रिएक्शन है वो सीक्वेंस में चलती है और उसमें फॉर्मेशन होती है हमारी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जिस पाथवे से स्टार्ट होती है उसको हम प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। और जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये हमारे प्लांट के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और उसके रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली हेल्प करते हैं। और इसके बाद फॉर्मेशन करते हैं किसकी? प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की, लिपिड्स की, विटामिन की और अमीनो एसिड्स की। ये सब के हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के ही जो है डेरिवेटिव होते हैं, यानी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बाद ही क्या होता है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से ही हमारे जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन होती है। जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में डायरेक्टली हेल्प नहीं करते हैं। क्या करते हैं वो? इसमें लिखा हुआ है सेकेंडरी मेटाबोलाइट डू नॉट टेक प्लेस इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो क्या करते हैं? प्लांट की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। जब भी कोई इन्वायरमेंट में रेजिस्टेंस होता है, जब भी कोई सूखा आता है या बाढ़ आता है, तो जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, सेकेंडरी प्लांट्स के अंदर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उसी की तरह रहना सीख जाते हैं। अगर सूखा हुआ है या बरसात हुई है तो उसमें क्या होता है, प्लांट जो होते हैं वो कम डैमेज होते हैं। क्यों 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 कम डैमेज होते हैं? क्योंकि मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं, उस सिचुएशन को क्या कर लेते हैं, वो अडॉप्ट कर। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। जब भी कोई इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, जब प्लांट्स को खाते हैं तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जिससे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो प्लांट को बचाने में हेल्प करते हैं। इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं हमारे एल्कोलॉइड्स, एस्टेरॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड एक्सेट्रा। अब बात करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे की। जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है कि अगर वो प्रोसेस एक चैन में चल रही है, एक के बाद एक कंपाउंड बन रहा है, इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं और फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये जो पाथवे होती है इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। वही लिखा हुआ है द रिएक्शन सीक्वेंस अकरिंग विद द ऑर्गेनिज्म इन एन ऑर्डरली एंड रेगुलेटेड। यहाँ पर ये लिखा हुआ है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमको क्या प्राप्त हो रही है, एक रिएक्शन प्राप्त हो रही है। कैसी प्राप्त हो रही है? एक सीक्वेंस में हो रही है, एक के बाद एक कंपाउंड बन रहे हैं, ऑर्डरली या फिर रेगुलेटेड में। और इस पाथवे को हम क्या बोलते हैं, नोन एज मेटाबॉलिक पाथवे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में। प्लांट में जो प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे होती है वो स्टार्ट होती है हमारी फोटोसिंथेसिस के द्वारा। प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, लीव्स में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है कि जो हमारी सन की जो लाइट होती है उसको क्या करता है, वो एनर्जी की तरह यूटिलाइज करता है। उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो प्लांट की लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, सराउंड से जो वातावरण होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, और जो सॉइल होता है रूट के थ्रू जो है वाटर लेती हैं, और इन दोनों कॉम्बिनेशन करके बनाती हैं शुगर। शुगर क्या है, हमारा एक तरह ग्लूकोज है, और ये शुगर ही क्या होता है, हमारी पूरी मेटाबॉलिक पाथवे में एक एनर्जी का सोर्स होता है। तो जो ग्लूकोज है वो छोटी छोटी ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होकर के टूटता है वो एटीपी के फॉर्म में, और पूरी रिएक्शन क्या करता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज का सबसे पहला स्टेप है हमारी ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। बीफॉर्म फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री के बारे में। बायोकेमिस्ट्री में आपकी कुछ पाथवेज थी, जिसमें से एक पाथवे थी आपकी ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की पाथवे होती है, उसमें जो लास्ट इसमें क्या होता है, बहुत सारी मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस होती हैं। मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस के बाद इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं, इसमें प्रोडक्ट बनते हैं, और इसमें जो एटीपी होती है, जो शुगर होता है, वो हमारी ऐसे एनर्जी की तरह यूटिलाइज होता है। और इसमें जो लास्ट कंपाउंड बनता है वो हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनता है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के बाद क्या होता है, फिर इसके बाद मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस होती हैं। मल्टीपल केमिकल रिएक्शन के बाद इसमें बनता है पायरुवेट। पायरुवेट के बाद क्या होता है, पायरुवेट के बाद हमारा नेक्स्ट कंपाउंड बनता है एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम क्या है, ये हमारा दो तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है। एक सबसे पहले जाता है टीसीए की साइकिल में, जिसको हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल, जिसको आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था। टीसीए में क्या होता है कि जब ये हमारा एसिटाइल कोएंजाइम टीसीए साइकिल में जाता है तो इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद इसमें जो एटीपी है वो इसको एनर्जी की तरह यूटिलाइज करती है और फॉर्मेशन करती है एलिफैटिक अमीनो एसिड की, और एलिफैटिक अमीनो एसिड से हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं हमारे प्रोटीन एल्कोलॉइड्स। फिर इसके बाद
हम फिर से आते हैं शुरुआत में। बेसिकली हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यही कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं जो प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे से फॉर्मेशन होती हैं, जैसे कि पॉलीसेक्राइड्स और न्यूक्लिक एसिड। पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल है हमारा स्टार्च। स्टार्च क्या है, बेसिकली एक तरह से ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म है, जो कि क्या करता है, बाद में इसको हम एनर्जी की तरह यूटिलाइज करते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की मल्टीपल रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, और फिर ये फॉर्मेशन करता है हमारी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है हमारा ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड्स क्या है हमारा, किससे फॉर्म होता है, ये शुगर से ही फॉर्म होता है, इसलिए इसको शुगर डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। शुगर के ही डेरिवेटिव होते हैं, जिसमें से शुगर और नॉन शुगर दोनों कंपाउंड बने होते हैं। और इसके बाद कार्बोहाइड्रेट से ही हमारी फॉर्मेशन होती है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स की। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो हमारा शुगर होता है, शुगर हमारा जो है एक ग्लाइकोलिसिस की जो है पाथवे स्टार्ट करता है, और सेकंड वो इन्वॉल्व होता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में। ये भी आपने फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है शुगर के मेटाबॉलिज्म से स्टार्ट होते हैं। और फिर इसके बाद जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, इसमें हमारा एक इंटरमीडिएट बनता है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, और ग्लाइकोलिसिस से मल्टीपल रिएक्शन के बाद हमारा बनता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों कंडेंसेशन होता है, इन दोनों कंडेंसेशन के बाद हमारी स्टार्ट होती है सिक्मिक एसिड पाथवे स्टार्ट होती है। यानी सिक्मिक एसिड पाथवे के जो प्रिकर्सर है वो कौन कौन से हुए, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट। जो सिक्मिक एसिड पाथवे है, इसमें बहुत सारी मल्टीपल रिएक्शंस होती हैं, इसमें जो हमारा ग्लूकोज ऐसे एनर्जी की तरह यूटिलाइज होता है, और फर्दर रिएक्शन के बाद इसमें इंटरमीडिएट बनते हैं, जो हमारे बनते हैं सिक्मिक एसिड बनता है हमारा सिक्मिक एसिड पाथवे में। सिक्मिक एसिड क्या होता है, मल्टीपल केमिकल रिएक्शन होती हैं, इसमें जो है एटीपी है वो हमारे एनर्जी की तरह यूटिलाइज होता है, और इसमें बनते हैं हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड। बेसिकली 3 टाइप्स के एरोमेटिक अमीनो एसिड बनते हैं, एक हमारा फिनाइलएलानिन, एक हमारा ट्रिप्टोफैन और एक हमारा टायरोसिन। फिर इसके बाद एरोमेटिक अमीनो एसिड से हमारे फॉर्मेशन होती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, जो है हमारे पेप्टाइड्स एल्कोलाइड्स। और इसी में हमारे जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं, और इसी एरोमेटिक अमीनो एसिड से हमारे सिक्मिक एसिड मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन होती है, जो कि फिनाइल प्रोपेनॉइड्स की ही फैमिली में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि लिग्निन हो गया हमारा, ये है हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, फ्लेवेनॉइड्स, कौमेरिन, टैनिन और वेनिलिन, ये सब हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं एसिटाइल कोएंजाइम के बारे में। एसिटाइल कोएंजाइम हमारा क्या है, पायरुवेट से स्टार्ट होता है, यानी एसिटाइल कोएंजाइम का प्रिकर्सर हमारा क्या हुआ, पायरुवेट हुआ। एसिटाइल कोएंजाइम हमारा 2 रिएक्शंस में जाता है, एक जाता है हमारा एसिटेट पाथवे में, दूसरा जाता है हमारा टीसी साइकिल में। यहाँ पर हम देख रहे हैं एसिटेट पाथवे में। एसिटेट पाथवे के बेसिकली 2 रूट्स होते हैं हमारे, एक होता है एसिटेट मेलोनेट पाथवे, दूसरा होता है मेलोनिक एसिड पाथवे। एसिटेट मेलोनेट पाथवे इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मेलोनेट एसिड की फॉर्मेशन होती है, इसी एसिड के नाम पे ही इसका पड़ा है एसिटेट मेलोनेट पाथवे, और इसमें मेलोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इस पाथवे का नाम पड़ा है मेलोनिक एसिड पाथवे। सबसे पहले देखते हैं एसिटेट मेलोनेट पाथवे। एसिटेट मेलोनेट पाथवे में क्या होता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं इस पाथवे में, और एसिटेट मेलोनेट पाथवे का जो प्रिकर्सर है वो है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम। यहाँ से मल्टीपल रिएक्शंस के बाद ये फॉर्म करता है हमारा मेलोनिल कोएंजाइम। मूल नेम क्या है, एक तरह का इंटरमीडिएट्स है हमारा, जो मल्टीपल केमिकल रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है, और इसके बाद जो इसमें जो एटीपी होती है, जो ग्लूकोज होता है, वो ऐसे एनर्जी की तरह इसको हम यूटिलाइज करते हैं। और फिर फर्दर रिएक्शंस के बाद जो मेलोनिक कोएंजाइम होते हैं, ये हमारा कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में, लिपिड्स में, फैट और वैक्स में, जो क्या है हमारे एक तरह के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। फिर देखते हैं एक एसिटाइल कोएंजाइम हमारे 10 सेकेंड रूट में कन्वर्ट होता है, वो है हमारा मेलोनिक एसिड पाथवे। मेलोनिक एसिड पाथवे में बेसिकली किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इंटरमीडिएट के बाद इसमें फॉर्मेशन होती है मेलोनिक एसिड की। मेलोनिक एसिड के नाम पे ही इस पाथवे का नाम पड़ा है। मेलोनिक एसिड क्या क्या करता है, फिर इसके बाद इसमें मल्टीपल फर्दर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और ये कन्वर्ट होता है इसमें आइसोप्रीनोइड्स में। आइसोप्रीनोइड्स के बाद जो है ये इन्वॉल्व होते हैं आपके टर्पेनोइड्स की फॉर्मेशन में। टर्पेनोइड्स का एक तरह का हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, और इसके बाद क्या होते हैं आइसोप्रीनोइड जो है हमारे स्टेरॉइड की भी फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली इस पाथवे से हमको ये पता लगता है कि हमारे जो प्लांट होते हैं, प्लांट में किस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन होती हैं। इसके बाद जो हमको आगे सिलेबस में पढ़ना है, वो हमको पढ़ना है सिक्मिक एसिड पाथवे के बारे में हमको पढ़ना है, एसिटेट मेलोनेट पाथवे के बारे में हमको पढ़ना है, मेलोनिक एसिड पाथवे के बारे में पढ़ना है, और हमको अमीनो एसिड पाथवे के बारे में पढ़ना है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स,
आज हम लोग पढ़ेंगे सिक्मिक एसिड पाथवे के बारे में। सिक्मिक एसिड पाथवे क्या है? एक तरह की मेटाबॉलिक पाथवे है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि मेटाबॉलिक पाथवे क्या होती है और कहाँ पर होती है। तो जो मेटाबॉलिक पाथवे है ये हमारे प्लांट्स में होती है। हमारे प्लांट्स में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इस केमिकल रिएक्शन जब एक सीक्वेंस में चलती है, एक चैन में चलती है, तो उस पाथ को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। तो सिक्मिक एसिड पाथवे क्या है? एक तरह की मेटाबॉलिक पाथवे है जो प्लांट के अंदर होती है। और इस मेटाबॉलिक पाथवे में जो है बायोसिंथेसिस होती है किसकी? एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की, जैसे कि फिनाइलएलानिन एंड ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि सिक्मिक एसिड के इंटरमीडिएट। यहाँ पर ये बताया गया है कि जब मेटाबॉलिक पाथवे होती है तो इस मेटाबॉलिक पाथवे में एक हमारा इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम बोलते हैं सिक्मिक एसिड। सिक्मिक एसिड क्या है? एक तरह का हमारा इंटरमीडिएट है। और ये हमको कहाँ से मिलता है? तो हमारे प्लांट्स में क्या होता है कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से जो है हमको इंटरमीडिएट मिलता है सिक्मिक एसिड, जिसमें बायोसिंथेसिस होती है आपके फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव्स की। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिक्मिक एसिड नेम, यानी इस पाथवे में जो सिक्मिक एसिड है ये नेम हमारा पड़ा हुआ है सिक्मी से। सिक्मी क्या है? एक तरह का जैपनीज फ्लावर है जिसका जो है नेम है आपका, अगर सिनोनिम्स की बात करें तो उसका सिनोनिम नेम है स्टार एनाइस, और जो इसका बोटेनिकल नेम है वो आपका इलिसियम एनिसेटम। और सबसे पहले इसको आइसोलेट किया गया था 1885 में। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो हमारे एक साइंटिस्ट थे हमारे जोहान फ्रेडरिक एकमैन। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि सिक्मिक एसिड क्या है? अकर्स इन प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया बट नॉट एनिमल। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एक सिक्मिक एसिड हमारा फॉर्म होता है ये तरह का इंटरमीडिएट है। ये इसकी सिंथेसिस से प्लांट्स में होती है, फंगी में होती है, बैक्टीरिया में होती है, लेकिन यहाँ पर एनिमल्स में इसकी सिंथेसिस नहीं होती है। नेक्स्ट ये बताया गया है कि जो मेटाबॉलिक पाथवे है, इस मेटाबॉलिक पाथवे कहाँ से स्टार्ट होती है? जिस चीज़ से स्टार्ट होती है उसको हम प्रिकर्सर बोलते हैं। तो ये जो पाथवे है इसमें 2-3 प्रिकर्सर है हमारे। सबसे पहला है आपका फॉस्फोइनैल पायरुवेट। फॉस्फोइनैल पायरुवेट क्या है? हमारे प्लांट्स में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसमें से एक रिएक्शन होती है हमारी ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के एंड में हमको एक प्रोडक्ट मिलता है, वो है हमारा फॉस्फोइनैल पायरुवेट। और उसी में जो है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से वहाँ पर एक और पाथवे होती है जिसको हम पेंटोस फास्फेट पाथवे बोलते हैं। उससे हमको एक हमारा इंटरमीडिएट मिलता है इरेथ्रोस 4 फास्फेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और इरेथ्रोस 4 फास्फेट क्या करते हैं? ये दोनों कंडेंसेशन होते हैं और कंडेंसेशन के बाद हमारी पाथवे स्टार्ट होती है सिक्मिक एसिड पाथवे। और कुछ जो है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ग्लूटामेट, ग्लिसिन और सेरिन। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि सिक्मे पाथवे कंसिस्ट ऑफ द सेवरल सबसीक्वेंस एंजाइमेटिक स्टेप। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सिक्मिक एसिड पाथवे होती है वो 7 सीक्वेंशियल एंजाइमेटिक स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। यानी कि क्या होता है इसमें कि these 7 सबसीक्वेंट स्टेप्स आर द कैटलाइज्ड बाय 7 एंजाइम्स। यहाँ पर ये बताया गया कि इस पाथवे में 7 स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं और जो कि कैटलाइज्ड होते हैं आपके 7 एंजाइम्स से। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जो हमारा पहला जो स्टेप है वो है डीऑक्सी डी एरोबिनो हेप्टलोसोनेट 7 फॉस्फेट सिंथेस, जिसको हम बोलते हैं DAHPS। सेकेंड हमारा स्टेप है 3 डिहाइड्रोक्यूनेट सिंथेस, जिसको हम बोलते हैं DAQS। थर्ड हमारा स्टेप है 3 हाइड्रोक्यूनेट डिहाइड्रोटेस सिक्मेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं DHU या तो फिर हम SDH भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे स्टेप में इन्वॉल्व होता है सिक्मेट काइनेज, जिसको हम SK भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा इसके बाद 5 इंडोपायरुविल सिक्मेट 3 फॉस्फेट सिंथेस, जिसको हम EPSPS के नाम से भी जानते हैं। लास्ट हमारी इसमें स्टेप इन्वॉल्व होता है कोरिस्मेट सिंथेस, जिसको हम CKS भी नाम जानते हैं। अब हमें पढ़ना है स्टेप्स ऑफ सिक्मिक एसिड पाथवे, यानी हमको अब सारे एक एक करके जो है 7 स्टेप पढ़ने हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व एल्डो टाइप कंडेंसेशन ऑफ 2 फॉस्फोराइलेटेड एक्टिव कंपाउंड। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? यहाँ पर एक एल्डो टाइप का कंडेंसेशन होता है जिसमें से इन्वॉल्व होते हैं हमारे 2 फॉस्फोराइलेटेड एक्टिव कंपाउंड। ये 2 फॉस्फोराइलेटेड एक्टिव कंपाउंड है हमारे। एक है हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो कि हमको ग्लाइकोलिसिस पाथवे से मिलता है, और सेकंड है हमारा कार्बोहाइड्रेट डी इरेथ्रोस 4 फास्फेट जो कि हमको पेंटोस फास्फेट पाथवे साइकिल से हमको मिलता है। इसके बाद जो फॉस्फोइनैल पायरुवेट और इरेथ्रोस 4 फास्फेट है, इन दोनों का क्या होता है? कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन के बाद हमको मिलता है 3 डिऑक्सी डी अरेबिनो हेप्टलोसोनिक 7 फॉस्फेट, जिसको हम DHAP के भी नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो फॉस्फोइनैल पायरुविक एसिड है यहाँ पर, जो कि हमको ग्लाइकोलिसिस पाथवे से मिलता है, और सेकंड आपका इंटरमीडिएट है हमारा इरेथ्रोस 4 फास्फेट जो को हमको पेंटोस फास्फेट पाथवे से मिलता है। इनका क्या होता है? इनका जो है कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन के बाद जो है इसमें DAHP यानी कि 3 डिहाइड्रो डी अरेबिनो हेप्टलोसोनिक एसिड 7 फॉस्फेटेस
सिंथेटेस जो है एंजाइम इन्वॉल्व होता है और कंडेंसेशन के बाद इनकी फॉर्मेशन करता है आपकी DAHP की, जिसको हम 3-डीऑक्सी डी एराबिनो हेप्टुलोसोनिक 7 फॉस्फेट बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो हमारा DHP है हमारा, या डीऑक्सी डी एराबिनो हेप्टुलोसोनिक 7 फॉस्फेट है, ये क्या करता है, लॉस करता है एक फॉस्फेट ग्रुप को, यानी यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप एलिमिनेट होता है और एलिमिनेट होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, एक एनोलिक टाइप का जो है प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो कि साइक्लाइज्ड होता है। साइक्लाइज्ड होता है हमारा किसके थ्रू, सेकेंड एल्डो टाइप रिएक्शन से, और यहाँ से प्रोड्यूस होता है हमारा 3 हाइड्रोक्यूनिक एसिड, जिसको हम DHQ बोलते हैं। यहाँ पर आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि जो हमारा DHP है हमारा डीऑक्सी डी एराबिनो हेप्टुलोसोनिक एसिड 7 फॉस्फेट है, क्या होता है, यहाँ से जो है लॉस होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से लॉस कर रहा है और हमारा यहाँ पर एक एनोलिक टाइप का प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है, तो ये जो है साइक्लाइज्ड होता है जो 7 एल्डो टाइप रिएक्शन से, और हमारा प्रोड्यूस होता है यहाँ पर 3 हाइड्रोक्यूनिक एसिड, जिसको हम DHQ बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, जो हमारा ये DHQ हमारा, या हम ये कहें कि जो DHQ हमारा फॉर्म हुआ है या हाइड्रोक्यूनिक एसिड हमारा फॉर्म हुआ है, इसका क्या होता है, डिहाइड्रेट होता है, यानी कि यहाँ से एक वाटर एलिमिनेट होता है और वाटर को जो एलिमिनेट होता है तो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है हमारा 3-डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड, जिसको हम DHS बोलते हैं। रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि जो है DHQ जो हमारा है यहाँ पर डिहाइड्रेट हो रहा है और वहाँ से एक वाटर ग्रुप हमारा एलिमिनेट होता है और हमारी फॉर्मेशन होती है हमारी 3-डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड की। देन नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारा, नेक्स्ट हमारी 4th स्टेप है जिसमें जो हमारा ये फॉर्म हुआ है DHS, जिसको हम 3-डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड बोलते हैं। क्या होता है इसका कि ये रिड्यूस करता है आपके NADPH के द्वारा, NADPH के द्वारा जो है रिड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेटेड, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है ये प्रोड्यूस करता है आपका सिक्मिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस एंजाइम के थ्रू करता है, तो सिक्मेट डिहाइड्रेस एंजाइम के थ्रू जो है फॉर्मेशन करता है आपके सिक्मिक एसिड की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा सिक्विक एसिड की फॉर्मेशन हुई थी, ये क्या करता है, ये ATP के थ्रू जो है एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होने के बाद फॉर्मेशन करता है हमारा सिक्मिक एसिड 3 फॉस्फेटेज की, जिसको हम H3P बोलते हैं। रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि जो हमारा सिक्मिक एसिड है इसमें ATP का एक्टिवेशन होता है और एक्टिवेशन के बाद फॉर्म होता है हमारा सिक्मिक एसिड 3 फॉस्फेट, जिसको हम H3 के नाम से भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि जो हमारा ये सिक्मिक एसिड 3 फॉस्फेट है, इसमें क्या होता है, इसमें एडिशन होता है हमारा PEP का। PEP क्या है हमारा, फास्फोइनॉल पायरुवेट है, इसका क्या होता है, एडिशन होता है किसके साथ, सिक्मिक एसिड 3 फॉस्फेट के साथ, और हमारा जनरेट होता है 5-इनॉल पायरुवेलिक सिक्मिक एसिड, जहाँ की डायग्राम में आप देख सकते हैं रिएक्शंस में कि जो हमारे सिक्मिक एसिड है इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है, ये एडिशन होता है हमारा PEP का, और PEP का एडिशन के बाद यहाँ पर हमको एक प्रोडक्ट मिलता है हमारा 5-इनॉल पायरुवेट सिक्मिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा 7 स्टेप, ये लास्ट स्टेप हमारा, जिसमें हमारा फॉर्म होता है कोरिस्मिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये एक तरह की कैटालिटिक रिएक्शन है और वो कहाँ से मिलती है, तो इसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, कोरिस्मेट सिंथेस एंजाइम की मदद से जो है हमको कोरिस्मिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जो है एलिमिनेट होता है, बाहर निकलता है 1,4 ट्रांस का, ठीक है, और जिसकी वजह से हमको कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कोरिस्मिक एसिड मिलता है। यहाँ पर आप देखिए कि जो है यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट होता है, एक ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट होता है, और जो है 5-इनॉल पायरुवेट सिक्मिक एसिड जो है आपकी क्या करता है, एक फॉस्फेट ग्रुप को एलिमिनेट करने के बाद फॉर्मेशन करता है कोरिस्मिक एसिड की। ये तो हो गया आपका पहली जो है स्टेप 7 स्टेप्स। अब हम ये देखेंगे कि इन स्टेप से सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स कैसे फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इसमें फॉर्मेशन होती है प्रीफेनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। कैसे फॉर्मेशन होती है कि जो प्रीफेनिक एसिड है ये सिंथेसाइज्ड होता है किसके द्वारा, कैसन रीअरेंजमेंट के द्वारा, और कैसन रीअरेंजमेंट किसका होता है आपके, कोरिस्मिक एसिड का कैसन रीअरेंजमेंट होता है और जो है फॉर्म करता है हमारा प्रीफेनिक एसिड। तो किसकी हेल्प से करता है, तो कोरिस्मेट म्यूटेस एंजाइम की हेल्प से जो है ये प्रीफेनिक एसिड की जो है फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रीफेनिक एसिड इज ऑक्सीडेटिवली डिकार्बोक्सिलेटेड विद रिटेंशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय प्रीफेनेट डिहाइड्रोजिनेज टू गिव p-hydrophenyl pyruvate, which is transmitted using glutamate as the nitrogen source to give tyrosine and alpha ketoglutamate। यहाँ पर ये बताया गया कि जो प्रीफेनिक एसिड है ये ऑक्सीडेटिवली क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेटेड होता है, जिसमें से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो रिटेंशन होता है, और किसकी हेल्प से होता है, तो आपकी प्रीफेनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम्स की हेल्प से ये फॉर्मेशन करते हैं आपकी p-हाइड्रोक्सिल फिनाइल पायरुवेट की, जिसमें से इसके बाद क्या होता है, फिर इसका ट्रांसमिनेटेड होता है यूजिंग द ग्लूटामेट, जिसमें से क्या होता है नाइट्रोजन हेल्प की हेल्प से
जो है नाइट्रोजन सोर्स की हेल्प से क्या करते हैं, ये देते हैं टायरोसिन बनाते हैं और अल्फा कीटो ग्लूटामेट की फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि आप रिएक्शन में देख रहे हैं कि जो क्रोस्मिक एसिड है इससे हमारा फॉर्मेशन होता है प्रिफेनिक एसिड की। फिर प्रिफेनिक एसिड से क्या होता है, हमारा फिनाइल पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन होती है और फिनाइल पायरुविक एसिड के बाद हमको फिनाइल एलानिन की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसके बाद वही प्रिफेनिक एसिड से हमारा एक फॉर्म होता है पी हाइड्रोक्सिल फिनाइल पायरुविक एसिड और फिर इससे हमको जो है टायरोसिन कंपाउंड मिलता है। थैंक यू। ये है सिग्मिक एसिड पाथवे की पूरी समरी। सबसे पहले हमारे दो इंटरमीडिएट थे, एक ग्लाइकोलिसिस पाथवे से हमको मिल रहा था और एक हमको मिला था पेंटोज फास्फेट पाथवे से। ग्लाइकोलिसिस हमको मिलता था फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड और इरेथ्रोस 4 फास्फेट हमको मिलता था पेंटोज फास्फेट पाथवे से। इन दोनों कंडेंसेशन के बाद हमारा बनता था 3 कीटो 3 डीऑक्सी 7 फॉस्फेट डी ग्लूकोहेप्टोनिक एसिड। फिर इसके बाद जो है हमको मिला 3 डिहाइड्रो क्यूनिक एसिड। क्यूनिक एसिड की फॉर्मेशन के बाद जो है हमारा मिलता है 3 डिहाइड्रो सिकमिक एसिड। सिकमिक एसिड के बाद हमारी फॉर्मेशन होती है सिकमिक एसिड की। सिकमिक एसिड के बाद जो है हमारा फॉर्मेशन होता है सिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट की। सिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट के बाद जो हमको उससे मिलता है क्रोस्मिक एसिड। क्रोस्मिक एसिड के बाद क्या होता है, फर्दर जो है मल्टीपल रिएक्शंस होती हैं। मल्टीपल रिएक्शंस के बाद हमको मिलता है प्रिफेनिक एसिड। प्रिफेनिक एसिड जो है हमारा, इसके बाद इसका रिडक्शन एलिमिनेशन होता है। रिडक्शन एलिमिनेशन के बाद हमको फिनाइल पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन होती है। फिनाइल पायरुविक एसिड से हमको फिनाइल एलानिन मिलता है और जो है इसके बाद हमको मिलता है 3 डिहाइड्रोक्सिलिक फिनाइल पायरुविक एसिड और इसके बाद रिडक्शन एलिमिनेशन के बाद हमको टायरोसिन मिलता है। नेक्स्ट क्रोस्मिक एसिड में हमको क्या मिलता है, हमारे एंथ्राक्विनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है और वहाँ से हमको मिलता है ट्रिप्टोफैन। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एसिटेट पाथवे के बारे में। जैसा कि हमको पता है कि हमारे प्लांट के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं। इन मेटाबॉलिक रिएक्शन जब एक चैन में एक सीक्वेंस में चलती है तो उसको मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं और उसके थ्रू क्या होता है, बहुत सारे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं। तो उसमें एक पाथवे थी हमारी एसिटेट पाथवे। तो आज जो है हम उसी को स्टार्ट करेंगे। देखते हैं सबसे पहले एसिटेट पाथवे के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्लांट के अंदर सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं वो आसपास के एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर जो है आपके रूट सॉइल से लेकर के क्या करते हैं, और जो लाइट होती है उसको ऐसे एनर्जी का सोर्स यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं शुगर की या कार्बोहाइड्रेट की। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो आपका शुगर है फर्दर फिर इसके बाद अनदर स्टेप्स में इन्वॉल्व होता है, जैसे ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है, अदर पाथवेज में इन्वॉल्व होता है। उसी में लिखा हुआ है पहला पॉइंट यहाँ पर कि एसिटेट या एसिटाइल कोएंजाइम फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर ये बताया गया कि जो एसिटेट है, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, ये हमको कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से मिलता है जो कि प्लांट के अंदर होता है, ठीक है। ऑब्टेन होता है किसके थ्रू, पायरुविक एसिड के थ्रू। तो यहाँ पर ये बताया कि जब हमारा शुगर बनता है तो शुगर की सबसे पहली प्रोसेस होती है यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से हमारा पायरुवेट या पायरुविक एसिड फॉर्म होता है और इस पायरुविक एसिड के बाद हमको मिलता है एसिटाइल कोएंजाइम। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि ये पायरुविक एसिड से ऑब्टेन होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से हमारा एसिटाइल कोएंजाइम, जो कि इन्वॉल्व होता है हमारे वेरियस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन में। यहाँ पर ये बताया गया कि जो एसिटेट पाथवे है इसमें 2 रूल्स होते हैं, 2 प्रोसेस या 2 पाथवे इसमें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहली पाथवे है इसमें एसिटेट मेलोनेट पाथवे और दूसरी है आपकी एसिटेट मेलोनेट पाथवे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसिटेट मेलोनेट पाथवे के बारे में। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइसोप्रीनोइड पाथवे, टर्पेनोइड पाथवे। यहाँ पर ये बताया गया है कि इस पाथवे को हम आइसोप्रीनोइड पाथवे या टर्पेनोइड पाथवे के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एसिटेट मेलोनेट पाथवे है, ये पाथवे स्टार्ट कहाँ से होती है, कौन कौन से इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जब हम ये कहें कि कौन से ऐसे जो है कंपाउंड्स होते हैं या कौन से ऐसे इंटरमीडिएट होते हैं जो इस पाथवे को स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है एसिटेट मेलोनेट पाथवे begin with molecule of acetyl coenzyme which is produced from the pyruvic acid। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एसिटेट मेलोनेट पाथवे है वो हमारी बिगिन होती है, स्टार्ट होती है किससे, एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू, ठीक है। और ये एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि ये पायरुविक एसिड से प्रोड्यूस होता है और ये पायरुविक एसिड हमको कहाँ से मिलता है, तो ये ग्लाइकोलिसिस का हमारा एंड प्रोडक्ट है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये ग्लाइकोलिसिस है हमारा, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट हमारा पायरुवेट या पायरुविक एसिड है, वहीं से हमारा एसिटाइल कोएंजाइम जो है यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और इस पाथवे में क्या होता है कि जो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो हमारा बनता है मेलोनिक एसिड। इस मेलोनिक एसिड से ही इस पाथवे का नाम पड़ा है हमारा मेलोनेट पाथवे। और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर होते हैं, इसमें होता है आइसो पेंटानाइल पायरोफॉस्फेट जिसको हम आईपीपी के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है आपका डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट जिसको हम डीएमएपीपी के नाम से जानते हैं। ये हमारे बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दीज 2 प्रिकर्सर एक्ट एज
एक्टिव आइसोप्रीन यूनिट, आइसोप्रीन यूनिट इस मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द आइसोप्रीन यूनिट। यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो दो इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर हैं आपके आईपीपी और डीएमएपीपी, ये हमारे क्या हैं, एक्टिव आइसोप्रीन यूनिट हैं, और यही हमारी आइसोप्रीन जो यूनिट होती है ये हमारे मेन बिल्डिंग ब्लॉक बनाती है हमारे आइसोप्रीनोइड्स का, जिसमें से आइसोप्रीनोइड बनते हैं और इसके बाद टर्पेनोइड की फॉर्मेशन होती है इस पाथवे के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, दिस पाथवे कॉन्ट्रीब्यूट टू अबाउट 1/3 ऑफ द नोन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ये पाथवे होती है ये कंट्रीब्यूट करती है कम से कम 1/3 पार्ट ऑफ द नोन एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अगर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को जानते हैं तो 1/3 पार्ट जो है ये पाथवे ही जो है उसमें कंट्रीब्यूट करती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बनाने में, जैसे कि टर्पेनोइड्स, एंथ्राक्विनोन्स, नेप्थाक्विनोन्स, ग्लाइकोसाइड्स, टर्पेनोसाइड्स, फ्लेवोनोइड्स, डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा। अब देखते हैं इस प्रोसेस में कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है और कहाँ से जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन होती है और देन इसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें यहाँ पर ये बताया गया है, इट इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप में ये बताया गया है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम थ्रू क्लैसन कंडेंसेशन। यहाँ पर ये बताया गया है कि इस पहले स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम के जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों कंडेंसेशन करते हैं और कंडेंसेशन के बाद जो है ये फॉर्मेशन करते हैं किसकी, एसिटाइल कोएंजाइम की। ये हमारे इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो पहली प्रोसेस मैंने बताया, क्या बताया कि जो एसिटाइल कोएंजाइम होते हैं इसके 2 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आपस में कंडेंस होते हैं और कंडेंसेशन के बाद जो है हमको बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम। सेकेंड प्रोसेस में क्या बताया गया है, सेकेंड प्रोसेस में बताया गया है कि 3rd मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म एन इंटरमीडिएट बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम, जिसको हम बोलते हैं HMG कोएंजाइम बाय द एल्डोल एडिशन। यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम है, इस एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में क्या होता है कि हमारा एक 3rd मॉलिक्यूल और ऐड होता है। ठीक है, कौन सा ऐड होता है, 3rd मॉलिक्यूल जो है इसमें और ऐड होता है हमारा, किसका, एसिटाइल कोएंजाइम्स का। और फिर इसके बाद क्या होता है कि इसमें एक एल्डोल एडिशन होता है और एल्डोल एडिशन के बाद इसमें फॉर्मेशन होती है हमारी हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल, जिसको हम HMG कोएंजाइम्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट 3rd स्टेप हमारा लिखा हुआ है, नेक्स्ट 2 स्टेप रिडक्शन गिव राइज टू द मेलोनिक एसिड विच इज मेन प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पेनोइड्स। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमारा मेलोनिक एसिड जो हमारा फॉर्म हुआ था, मेलोनिक एसिड की क्या होती है, इसमें फॉर्मेशन होती है। कैसे फॉर्मेशन होती है, तो इसमें रिडक्शन होता है, 2 स्टेप रिडक्शन होता है। किसका, तो इसके पहले वाले सिंथेसिस में हमको मिला था HMG कोएंजाइम। इस HMG कोएंजाइम में क्या होता है कि रिडक्शन होता है 2 स्टेप में, और 2 स्टेप में रिडक्शन के बाद हमको जो है मिलता है इसमें मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड क्या है, ये एक तरह का मेन प्रिकर्सर है किसके लिए, टर्पेनोइड की बायोसिंथेसिस के लिए, यानी कि टर्पेनोइड की बायोसिंथेसिस के लिए मेलोनिक एसिड जो है मेन प्रिकर्सर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि मेलोनिक एसिड ऑन ATP मेडिकेटेड phosphorylation result in a malonic acid diphosphate which on decarboxylation produce first isoprene unit आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट IPP। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मेलोनिक एसिड है इसका क्या होता है, ATP मेडिएटेड फॉस्फोराइलेशन होता है। इस ATP मेडिएटेड फॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या होता है कि इसमें फॉर्मेशन होती है मेलोनिक एसिड डाइफॉस्फेट की। फर्दर इसके बाद फिर से क्या होता है कि इसमें जो है डिकार्बोक्सिलेशन होता है, आपका जो है प्रोड्यूस होता है फर्स्ट आइसोप्रीन यूनिट, जिसको हम बोलते हैं आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, जिसको हम बोलते हैं IPP के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए मेलोनिक एसिड है, ATP की फॉस्फोराइलेशन होता है। इस ATP की फॉस्फोराइलेशन के बाद क्या होता है, इसमें हमको फॉर्मेशन होती है ये आपकी IPP की, आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट की, और इसके बाद जो है हमको यहाँ पर मेलोनेट फॉस्फेट भी मिलता है। कैसे मिलता है यहाँ पर, तो जो मेलोनेट काइनेज और जो मेलोनेट 5 फॉस्फेट हैं, काइनेज ये एंजाइम्स क्या होते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं हमारे मेलोनेट फॉस्फेट की। और फिर इसके बाद क्या होता है कि इस मेलोनेट फॉस्फेट क्या होता है, फर्दर जो है डिकार्बोक्सिलेशन होता है, और डिकार्बोक्सिलेशन के बाद क्या होता है ATP के थ्रू होता है, और हमको बाद इसकी फॉर्मेशन होती है आपकी IPP की। IPP को हम बोलते हैं आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। नेक्स्ट स्टेप है हमारा 5th स्टेप में यह बताया गया है कि बाय द आइसोमेरेज एंजाइम द IPP गिव राइज टू सेकेंड आइसोप्रीन यूनिट। यहाँ पर ये बताया गया है कि इसमें इन्वॉल्व होता है आइसोमेरेज एंजाइम। आइसोमेरेज एंजाइम क्या करता है कि जो हमारे पहले स्टेप में जो IPP की फॉर्मेशन हुई थी, इसमें एक हमारा एंजाइम इन्वॉल्व होता है आइसोमेरेज एंजाइम। ये क्या करता है, आपका सेकेंड आइसोप्रीन यूनिट जो है वो देता है इसको, जिसको हम बोलते हैं
मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, जिसको हम DMAPP के नाम से भी जानते हैं। यानी यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमारा IPP है, इसमें क्या होता है कि आइसोमेरेस एंजाइम्स क्या होता है, इसमें जो है इसमें सिंथेसिस करते हैं, और सिंथेसिस करने के बाद फॉर्मेशन करते हैं आपकी DMAPP की। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये बताया गया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ द IPP विथ DMAPP वाई एंजाइम प्रेनाइल ट्रांसफरेज यील्ड C10 यूनिट। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो क्या होता है, यहाँ पर एडिशन हो रहा है, किस चीज़ का एडिशन हो रहा है, IPP का एडिशन हो रहा है। यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारा एक मॉलिक्यूल IPP किस में जुड़ता है, DMAPP में जुड़ता है। DMAPP क्या है हमारा, तो अभी मैंने आपको बताया था डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। इसमें क्या होता है कि 1 यूनिट ऑफ IPP जुड़ता है, किसकी वजह से जुड़ता है, तो एंजाइम प्रेनाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, जिसकी वजह से हमको क्या मिलता है, कार्बन 10 यूनिट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेनाइल डाइफॉस्फेट, जिसको हम GPP के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, ये बहुत ही एक तरह का इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है किसके लिए, मोनोटर्पेन की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया कि जो DMAPP है, यहाँ पर क्या होता है कि एक वन मॉलिक्यूल ऑफ IPP का एडिशन होता है और फॉर्मेशन होती है आपकी ग्रेनाइल पायरोफॉस्फेट C10 की, जिसकी ये क्या है, एक तरह का मोनोटर्पीन्स का प्रिकर्सर है हमारा। नेक्स्ट हमारी दी हुई है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर IPP यूनिट अगेन विद द GPP गिव राइज टू। यहाँ पर ये बताया गया है कि इसमें फिर से क्या हो रहा है, कि इसमें फिर से जो है एक IPP का मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, किसके साथ जुड़ रहा है, ये जो हमारी ग्रेनाइल पायरोफॉस्फेट की सिंथेसिस हुई है, इसमें क्या होता है कि एक हमारा IPP की जो है मॉलिक्यूल फिर से जुड़ता है, और जुड़ने के बाद बनाता है फार्नेसाइल डाइफॉस्फेट, जिसको हम FPP के नाम से भी जानते हैं। ये क्या हमारा C15 यूनिट होता है, ये भी एक प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है, जो कि सिंथेसिस करता है आपके सिक्विटरपीन की। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो कि इसका पहले वाला जो कंपाउंड था हमारा, ठीक है, जर्नेनाइल पायरोफॉस्फेट, जो कि मोनोटर्पिन का प्रिकर्सर था। इसमें क्या होता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ IPP फिर से ऐड होता है और फॉर्मेशन करता है आपकी C15 फॉर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट की। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्दर एडिशन ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द IPP। यहाँ पर ये बताया गया कि जो फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट है हमारा, इसमें एक अनदर मॉलिक्यूल IPP फिर से ऐड हो रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट है, इसमें अनदर जो है 1 ग्रुप फिर से आपका जो है IPP का ऐड होता है और फॉर्मेशन करता है हमारी किसकी, C20, जिसको हम बोलते हैं जर्नेसाइल जीरानाइल डाइफॉस्फेट, जिसको हम GCPP के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो कि क्या करता है, प्रोड्यूस करता है द रेंज ऑफ द डाइटरपीन, यानी ये डाइटरपीन्स का प्रिकर्सर है हमारा। आप दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर रिएक्शंस में जो फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट है, इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ IPP ऐड होता है और IPP ऐड होने के बाद फॉर्मेशन आपको ऐड करता है C20 यूनिट की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जर्नेसाइल जीरेनियोल पायरोफॉस्फेट, या हम जिसको बोलते हैं GCPP, और ये हमारे जो है प्रिकर्सर होता है डाइटरपीन्स का। लास्ट स्टेप है आपकी फर्दर एडिशन ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द IPP। यहाँ पर ये बताया गया कि जो हमारा जर्नेसाइल जीरेनियोल पायरोफॉस्फेट बना था, इसमें अनदर मॉलिक्यूल ऑफ IPP क्या होता है, ऐड होता है, और इसमें हमको क्या होता है, रेयर टर्पीन्स जो होते हैं प्राप्त होते हैं, जिसको हम जर्नेसाइल फार्नेसी एंड पायरो फॉस्फेट फाल, जिसको हम GFPP के नाम से भी जानते हैं, यह हम C25 यूनिट बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेस्टियोटर्पीन्स। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जर्नेसाइल में क्या होता है कि इसमें IPP 1 मॉलिक्यूल ऐड होता है और फॉर्मेशन करता है आपकी C25 की। एक समरी देख लेते हैं हम लोग एसिटेट मेवलोनेट पाथवे की। सबसे पहले मैंने बताया था कि एसिटाइल कोएंजाइम्स क्या होते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में ऐड करते हैं, तो कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन के बाद बताते हैं एसिटाइल कोएंजाइम। देन इसके बाद क्या होता है, एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम का क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, एंडोल्स कंडेंसेशन होता है, इसके बाद फॉर्मेशन करते हैं आपकी HMG कोएंजाइम्स की। देन HMP कोएंजाइम जो होते हैं, इसका 2 स्टेप रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होने के बाद फॉर्मेशन होती है आपकी मेलोनिक एसिड की। मेलोनिक एसिड का क्या होता है, फिर इसके बाद ATP का फॉस्फोराइलेशन होता है, और फॉस्फोराइलेशन के बाद हमको मिलता है मेलोनेट फॉस्फेट। मेलोनेट फॉस्फेट का क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है, और हमारी फॉर्मेशन होती है आपकी 3 आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट की, जिसको हम IPP बोलते हैं। देन इसके बाद क्या होता है कि जो IPP होता है फर्दर हमारा कन्वर्ट होता है DMAPP में, ठीक है। और फिर इसके बाद DMAPP क्या होता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ IPP इसके अंदर ऐड होता है और फॉर्मेशन होती है आपकी जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट C10 की। देन इसके बाद क्या होता है, जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट C10 क्या होता है कि इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ IPP जो है फिर से ऐड होता है और फॉर्मेशन होती है आपकी C15 फॉर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट की।
देन इसके बाद फर्दर जो है रिएक्शंस होती है। देन उसके बाद फिर से जो है IPP1 मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड होता है और फॉर्मेशन होती है इसमें C20 जर्नेसाइल जरएनियोल पायरोफॉस्फेट की। और देन इसके बाद फिर से फर्दर जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ IPP ऐड होता है और फॉर्मेशन होती है इसमें C25 की। एसिटेट पाथवे मीन्स था हमारा एसिटेट मेलोनेट पाथवे। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट कि दिस पाथवे इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड लिपिड बट ऑल्सो पॉलीकेटाइड्स। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एसिटेट मेलोनेट पाथवे है ये पाथवे सिर्फ हमारे लिए फैटी एसिड और लिपिड की बायोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, साथ ही साथ इसमें क्या होता है पॉलीकेटाइड्स की फॉर्मेशन होती है। पॉलीकेटाइड्स क्या होते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है दीज पॉलीकेटाइड्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। पॉलीकेटाइड्स क्या है हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कंटेन करते हैं आपके अल्टरनेट कार्बोनाइल मिथाइल ग्रुप, जिस ये आपके पॉलीकेटाइड्स होते हैं इसमें एंटीकैंसरस एक्टिविटी होती है, ठीक है। और फिर फर्दर क्या होते हैं बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है सिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड स्टार्टिंग विद द एसिटाइल कोएंजाइम एज ए प्रिकर्सर। यहाँ पर ये बताया गया कि जो फैटी एसिड है हमारा जिसकी सिंथेसिस होती है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला प्रिकर्सर जो है हमारा जिससे हमारी सिंथेसिस स्टार्ट होती है तो वो है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ACP जिसको हम बोल रहे हैं एसाइल कैरियर प्रोटीन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसाइल थियोईस्टर ऑफ द ACP। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमारा प्रिकर्सर है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम वो हमारा इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब भी एसीएल कैरियर प्रोटीन जो है जब जाकर के इससे बाइंड होता है तो बाइंड होने के बाद क्या होता है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है फॉर्मेशन करता है आपकी फैटी एराइल थियोईस्टर ऑफ द ACP की। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये थियोईस्टर जो होते हैं ये फॉर्मेशन करते हैं हमारे फैटी एसिड की। अब देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं आपके एसिटेट मेलोनेट पाथवे में। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि जो हमारा इस पाथवे के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है हमारा वो है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम से क्या होता है कार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बोक्सिलेशन के बाद हमको मिलता है मेलोनाइल कोएंजाइम। मेलोनाइल कोएंजाइम जो होता है इसके बाद क्या होता है कि जो मेलाइन कोएंजाइम है इसमें क्या होता है कि जो एसाइल कैरियर प्रोटीन होते हैं इसका क्या होता है कि फर्दर रिएक्शन होती है इसके साथ और एक्टिवेशन होता है इसमें और जो है इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो आपका एसिटाइल ट्रांसफरेज और फॉर्मेशन होती है आपकी मेलोनाइल एसियल कैरियर प्रोटीन की जिसको हम ACP बोलते हैं। फर्दर SRP आप देख सकते हैं कि जो आपके एसिटाइल कैरियर एसिटाइल कोएंजाइम है इसमें क्या होता है कि ACP के साथ जो है इसकी फर्दर जो है रिएक्शन होती है और जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो आपका एसिटाइल ट्रांसफरेज और फॉर्मेशन होती है आपकी एसिटाइल ACP की। देन इसके बाद क्या होते हैं कि जो मेलोनाइल ACP और एसिटाइल ACP क्या होते हैं इन दोनों क्या होता है कंडेंसेशन होता है जिसमें से क्या होता है कि डिकार्बोक्सिलेशन की जो है प्रोसेस होती है और एक जो है आपका एसाइल कैरियर प्रोटीन जो है एलिमिनेट होता है और फॉर्मेशन करता है आपकी एसिटाइल ACP की। देन इसके बाद क्या होता है कि जो एसिटोएसिटाइल ACP होता है इसका क्या होता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या होता है रिडक्शन होता है। किस टाइप का रिडक्शन होता है तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिडक्शन होता है इसके साथ और फॉर्मेशन होती है इसमें क्या होती है 3 डाइऑक्सी ब्यूटाइल ACP की। देन इसके बाद क्या होता है कि जो आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल ACP है इसका डिहाइड्रोक्सिलेशन होता है, एक वाटर ग्रुप इसमें से एलिमिनेट होता है और एलिमिनेट होने के बाद फॉर्मेशन करता है आपकी कैरोटोनाइल ACP की। देन इसके बाद क्या होता है कैरोटोनाइल ACP क्या होता है फर्दर फिर से मल्टीपल रिएक्शन होती हैं और फॉर्मेशन होती है आपकी ब्यूटाइल ACP की। देन इसके बाद जो ब्यूटाइल ACP होता है वो फॉर्मेशन करता है हमारे 3 अलग अलग कंपाउंड की। एक होता है हमारा फैटी एसिड की फॉर्मेशन करता है, दूसरा है आपका फैटी एराइल कोएंजाइम्स की, थर्ड है आपकी पाल्मिटोइल ACP की फॉर्मेशन करता है और इसी से फर्दर फॉर्मेशन होती है आपकी पाल्मिटिक एसिड की। देन इसके बाद पाल्मिटोइल ACP क्या होता है ये फर्दर फिर रिएक्शन होकर के कन्वर्ट होता है आपकी एस्टेरियोराइल ACP में जिससे फॉर्मेशन होती है आपकी स्टीयरिक एसिड की। देन इसके बाद क्या होता है कि इसमें फिर फर्दर रिएक्शन होती है, फर्दर रिएक्शन के बाद इसमें बनता है हमारा ओलियोइल ACP जिसमें फॉर्मेशन होती है आपकी ओलेइक एसिड की। देन इसके बाद क्या होता है इसका डिहाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन होने के बाद इसमें आपका फॉर्मेशन जो कंपाउंड बनता है बहुत सारा इंटरमीडिएट बनता है वो है हमारा लिनोलियोइल ACP जिससे फॉर्मेशन होती है आपकी लियोलेइक एसिड की। देन इसके बाद क्या होता है कि ये हमारा ऐसे प्रिकर्सर काम करता है। देन इसके बाद फॉर्मेशन होती है इसमें लिंडेनोइल ACP की जिसमें से आपकी फॉर्मेशन होती है फर्दर इसके बाद लिनोलेनिक एसिड की। देन इसके बाद क्या होता है फिर से इसमें फर्दर रिएक्शन होती है, फर्दर रिएक्शन के बाद ऐसे प्रिकर्सर ये काम करता है और इसके बाद ये कन्वर्ट होता है आपकी एरेचिनोडाइल
डोनाइल ACP में, और इसके बाद इसी से फर्दर आपकी फॉर्मेशन होती है आपकी एराचिडोनिक एसिड की। थैंक यू। हम लोग पढ़ेंगे अमीनो एसिड पाथवे के बारे में। हमारे फर्स्ट यूनिट में एक पाथवे हमारी अमीनो एसिड पाथवे, हमारे प्लांट्स में जो बहुत सारी मेटाबॉलिक पाथवे होती हैं उसमें से एक पाथवे हमारी अमीनो एसिड पाथवे। पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट कि अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन प्लांट बोथ इन फ्री स्टेट एंड एज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन एंड वेरियस अदर मेटाबोलाइट्स सच एज एल्कलॉइड दिस में बी फॉर्म्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अमीनो एसिड होते हैं वो हमारे प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, फ्री स्टेट में भी होते हैं और प्रोटीन की बेसिक यूनिट के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, और बहुत सारे अदर जो है मेटाबोलाइट्स की जो है सिंथेसिस करते हैं, जैसे कि अल्कलॉइड हो गया, और जो है अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन को भी फॉर्म करते हैं, कॉम्बिनेशन के द्वारा भी ये फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि प्लांट एंड बैक्टीरिया कैन सिंथेसिस ऑल द 20 अमीनो एसिड। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो प्लांट और बैक्टीरिया होते हैं वो पूरे के पूरे 20 अमीनो एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, वेयर एज ह्यूमन कैन नॉट सिंथेसाइज 9 ऑफ देम। लेकिन ह्यूमन जो होता है वो सिंथेसाइज 9 जो है वो सिंथेसाइज नहीं करता है, ठीक है। दीज हैव टू सप्लाइड थ्रू आवर डाइट आर कॉल्ड द एसेंशियल अमीनो एसिड। और जो सिंथेसाइज ह्यूमन नहीं करता है उसकी सप्लाई करनी पड़ती है उसको डाइट के फॉर्म में, और उन अमीनो एसिड्स को हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। यहाँ पर उसके नाम लिखे हुए हैं कि जिस अमीनो एसिड की अब जो है डाइट के फॉर्म में लेते हैं, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, फिनाइलएलानिन, मेथियोनिन, लाइसिन, थेरियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वेनिल, ठीक है। ये हमारे 9 ऑफ देम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है आपका मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड फाउंड इन नेचर आर अल्फा अमीनो एसिड विद द एसिमेट्रिक कार्बन एटम। यहाँ पर बताया गया मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड क्या होते हैं आपके नेचर में, अल्फा अमीनो एसिड के फॉर्म में जो है पाए जाते हैं एसिमेट्रिक कार्बन एटम के रूप में। नेक्स्ट में लिखा हुआ एरोमेटिक अमीनो एसिड आर द बायोसिंथेसाइज्ड बाय सिग्मिक एसिड पाथवे। यहाँ पर जो है आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं वो सिंथेसाइज्ड होते हैं किसके थ्रू, सिग्मिक एसिड पाथवे के थ्रू। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि जो आपका एलिफैटिक और हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड हैं ये इनकी बायोसिंथेसिस होती है आपकी बहुत, और इसकी बायोसिंथेसिस के बाद बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं आपको ग्लाइकोलिसिस पाथवे में, TCA साइकिल में और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में आपके बहुत सारे अमीनो एसिड बनते हैं, एलिफैटिक अमीनो एसिड और हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, अमीनो एसिड बायोसिंथेटिक फैमिली ग्रुप बाय द मेटाबॉलिक प्रिकर्सर। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो प्लांट्स के अंदर बहुत सारे एरोमेटिक्स बनते हैं उसमें उसकी पाथवे में क्या होते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर इन्वॉल्व होते हैं, उस प्रिकर्सर से क्या होता है हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहला बताया गया है आपका अल्फा कीटोग्लूटरेट। इसमें ये हमारा क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है, और इस प्रिकर्सर से हमें ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, प्रोलीन और एग्रेनिन जो है अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है आपका 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, इससे फॉर्मेशन होती है आपकी सेरीन की, ग्लाइसिन की और सिस्टीन की। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है आपकी ऑक्जेलो एसिटेट, इससे फॉर्मेशन होती है आपकी एस्पार्टेट की, एस्पार्जिन की, मेथियोनिन की, थेरियोनिन की और लाइसिन की। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है हमारा पायरुवेट, पायरुवेट से फॉर्मेशन होती है आपकी एलानिन की, वैनिन की, ल्यूसिन की और आइसोल्यूसिन की। ये सब क्या है हमारे अमीनो एसिड्स हैं। नेक्स्ट है हमारा राइबोस, राइबोस क्या किसी की फॉर्मेशन, राइबोस फॉस्फेट, इससे फॉर्मेशन होती है हमारी हिस्टिडीन जो है अमीनो एसिड की। लास्ट जो है आपका फॉस्फोइनाइल पायरुवेट एंड इरेथ्रोस्फोर फॉस्फेट, इससे फॉर्मेशन होती है आपकी ट्रिप्टोफैन की, फिनाइलएलानिन और टायरोसिन की। तो पहले स्टेप में आप बताते हैं आपको जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से हमारा बनता है पायरुवेट और यहीं से हमको मिलता है इरेथ्रोस्फोर फास्फेट। इरेथ्रोस्फोर फास्फेट क्या है एक तरह का हमारा इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट से हमको मिलते हैं हिस्टिडीन, टायरोसिन और फिनाइलएलानिन। नेक्स्ट देखते हैं ग्लूकोज में जो हमारा पायरुवेट बनता है, तो पायरुवेट का जो प्रिकर्सर है वो हमारा ग्लूकोज है, और फिर इसके बाद पायरुवेट से हमारा फॉर्म होता है अल्फा कीटोग्लूटरेट। अल्फा कीटोग्लूटरेट क्या है, ये एक तरह का प्रिकर्सर का काम करता है और इससे फॉर्मेशन होती है आपकी ग्लूटामेट की। देन ग्लूटामेट के बाद फर्दर जो है ये एक से प्रिकर्सर काम करता है और इससे फॉर्मेशन होती है आपकी प्रोलीन की, ग्लूटामिन की और ऑर्निथिन की। नेक्स्ट ये बात क्या होता है कि जो अल्फा कीटोग्लूटरेट होता है ये फर्दर ऐसे प्रिकर्सर काम करता है और इससे फॉर्मेशन होती है हमारी होमोसेरिन की, होमोसेरिन। देन इसके बाद क्या होता है खुद एक प्रिकर्सर की तरह काम करता है और इससे फॉर्मेशन होती है हमारी मेथियोनिन की। देन इसके बाद जो है अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है वो हमारा फॉर्म करता है थेरियोनिन की, थेरियोनिन से हमारा बनता है आइसोल्यूसिन। देन इसके बाद क्या होता है कि जो अल्फा कीटोग्लूटरेट है वो फॉर्मेशन करता है एस्पार्टेट की, जो कि ऐसे प्रिकर्सर काम करता है। देन इसके बाद हमारा बनता है डायमोनो पिमिलेट,
और देन इसके बाद इसमें लाइसिन की फॉर्मेशन होती है और इसमें एस्पार्जेट तो जो है हमको एस्पार्जिनिन की फॉर्मेशन होती है। देन इसके बाद जो पायरुवेट होता है, पायरुवेट हमारा ऐसे प्रिकर्सर काम करता है और देन पायरुवेट के बाद फॉर्मेशन होती है उसकी वैनिलीन की, ल्यूसीन की, सेरियो की, क्रिस्टीन की, एलानिन की और देन इसके बाद जो पायरुवेट है वो फॉर्मेशन करता है हमारे ट्रिप्टोफैन की। तो ये हमारा आज कंप्लीट हो गया हमारा अमीनो एसिड पाथवे। थैंक यू। को पढ़ना है स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडी। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये हमारे आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं और इसके पास क्या होता है हमारी बायोजेनेटिक स्टडी क्या होती है। यानी इसमें हमको ये देखना है कि किस तरीके से हमको क्या करना है, बायोजेनेटिक स्टडी का इन्वेस्टिगेशन करना है, उसकी जाँच पड़ताल करनी है, किसके थ्रू करनी है, तो यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ करके हमको क्या करना है, बायोजेनेटिक का इन्वेस्टिगेशन करना है या उसकी जांच पड़ताल करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स जो है ये हमारा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है हमारा आइसो का मतलब होता है इक्वल और टोप्स का मतलब होता है प्लेस। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वल प्लेस, यानी कि आइसोटोप्स क्या हैं, आइसोटोप्स हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, सेम प्लेस पर ऑक्यूपाई करते हैं या सेम प्लेस में ये प्रेजेंट होते हैं। इसलिए फर्स्ट वन में यहाँ पर लिखा हुआ आइसोटोप्स आर ऑक्यूपाई सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। यानी आइसोटोप्स क्या होते हैं, हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस को ऑक्यूपाई करते हैं। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है आइसोटोप्स आर द दोज एलिमेंट विच हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी आइसोटोप्स क्या है, हमारे एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो तो सेम होती है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट हो सकती है। अगर इसी को हम अदर वर्ड में कहें तो लिखा हुआ है इसमें अदर वर्ड सेड आइसोटोप्स आर द दोज एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन जो एटॉमिक वेट है वो डिफरेंट हो सकता है। एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब भी किसी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसको हम सेम एटॉमिक नंबर बोलते हैं और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं उसको हम एटॉमिक वेट बोलते हैं। सब देखिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर एटॉमिक मास का फार्मूला क्या होता है। एटॉमिक मास होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिलाकर हमारा निकलता है एटॉमिक मास। इसके बाद एग्जाम्पल लिखा हुआ था आइसोटोप से, एग्जाम्पल क्या है इसमें लिखा हुआ 12C6। जो नीचे वाली संख्या होती है, नीचे वाली संख्या डिनोट की जाती है हमेशा एटॉमिक नंबर को। और मैंने आपको अभी बताया कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो नीचे वाली संख्या, जो ऊपर वाली संख्या होती है, ऊपर वाली संख्या हमारी नोट करती है हमारी न्यूट्रॉन को, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जो ये वाले हैं हमने अभी बताया है आपको कि जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, जो एटॉमिक वेट होता है वो क्या हो सकता है, डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन में देखिए इसमें जो एटॉमिक वेट है इसमें डिफरेंट है, एक में 12 है, एक में 13 है, एक में 14 है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है एटॉमिक नंबर आपके सेम है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो आइसोटोप्स होते हैं, ये आइसोटोप्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियो आइसोटोप्स। यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम रेडियो आइसोटोप्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं। रेडियो आइसोटोप्स हमारे ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जो रेडिएशन को एमिट करते हैं, और रेडिएशन किस फॉर्म में होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा के फॉर्म में। इसीलिए इन आइसोटोप्स को हम क्या बोलते हैं, देन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप। यानी ऐसे आइसोटोप्स जो रेडिएशन को एमिट करते हैं उसी को हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बोलते हैं। क्योंकि रेडियो आइसोटोप्स में जो, अगर हम इसका वर्ड को तोड़ेंगे तो जो रेडियो है, रेडियो का मतलब ही होता है हमारा रेडिएशन। क्यों होता है इसमें रेडिएशन, क्यों निकलते हैं, तो जब भी कोई हमारा कंपाउंड होता है या हमारा कोई एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है या उनका कॉम्बिनेशन होता है वो स्टेबल फॉर्म में नहीं होता है। स्टेबल फॉर्म में इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, एनर्जी को इमिट कहते हैं, एनर्जी को इमिट करते हैं, जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम अनस्टेबल आइसोटोप्स भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारे 3H 14 कार्बन 35S 25Na एक्सेट्रा। फिर इसके बाद सेकंड में देखेंगे स्टेबल आइसोटोप। स्टेबल आइसोटोप्स क्या होते हैं, स्टेबल आइसोटोप्स डू नॉट इन्वॉल्व रेडिएशन। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ऐसे आइसोटोप्स जो रेडिएशन को एमिट नहीं करते हैं या रेडिएशन को बाहर नहीं निकालते हैं, यानी कि वो स्टेबल फॉर्म में होते हैं, इसीलिए उनको स्टेबल आइसोटोप्स बोलते हैं। वेयरएस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स डिके आफ्टर द एमिटिंग रेडिएशन। लेकिन वहीं पर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेडिएशन को एमिट करते हैं या एमिट करने के बाद उसको डिके करते हैं, उसको क्षय करने का काम करते हैं। लेकिन स्टेबल आइसोटोप्स क्या होते हैं, जो रेडिएशन को एमिट नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है स्टेबल आइसोटोप्स कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर एंड एनएमआर। यानी जो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं या पता कर सकते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा या एनएमआर के द्वारा। अब हम लोग अपने टॉपिक में बात करेंगे कि टॉपिक में एक वर्ड था हमारा बायोजेनेटिक स्टडी। बायोजेनेटिक स्टडी क्या होती है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है हमारा
बायोजेनेटिक, यानी बायो का मतलब क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जेनेटिक का मतलब होता है जेनेसिस या ओरिजिन, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी भी चीज़ की ओरिजिन होना या जेनेसिस होना। जैसे कि आपको पता है कि जितनी भी हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो सिंथेसिस होती है उसको हम बायोसिंथेसिस बोलते हैं, और उस बायोसिंथेसिस में क्या होते हैं बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट बनते हैं और इंटरमीडिएट्स बनते हैं। उन्हीं प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट्स की जो स्टडी करते हैं वो हमारा कहलाता है बायोजेनेटिक स्टडी। इसको डिफिनेशन के फॉर्म में देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है इट इज़ द स्टडी ऑफ जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द अनदर ऑर्गेनिज्म। इसमें लिखा हुआ है किसी भी अनदर ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी जनरेशन होता है, जो भी हमारे प्रोडक्ट या मेटाबोलाइट्स बनते हैं उसकी स्टडी करना कहलाता है हमारा बायोजेनेटिक स्टडी। इसमें लिखा हुआ है बायोजेनेटिक स्टडी इज दोज स्टडी विच आर यूज टू सिंथेसाइज द प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट, यानी जब भी बायोजेनेटिक स्टडी होती है, जब भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब भी कोई रिएक्शन फॉर्म होती है, कोई प्रोडक्ट हमारे बनते हैं, तो क्या होता है कि उन प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा हो गया फाइनल प्रोडक्ट, ये हमारे हो गए इंटरमीडिएट। तो ये लिखा हुआ है बायोजेनेटिक स्टडी में क्या होते हैं, हम उस चीज़ की स्टडी करते हैं जिसमें क्या होते हैं, इसमें सिंथेसाइज होते हैं हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट डायरेक्टली हेल्प करते हैं, सेकेंडरी डायरेक्टली डेवलपमेंट हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, किसके अंदर हो रहा है, ये कब फॉर्म होते हैं हमारे, जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है मेटाबोलाइट्स या मेटाबॉलिज्म की फॉर्मेशन होती है, तो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म जो बनते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है दे आर कॉल्ड एज बायोजेनेटिक स्टडी, और इन्हीं की स्टडी करना कहलाता है हमारा बायोजेनेटिक स्टडी। थैंक यू। बहुत सारी जो है डिफरेंट बायोसिंथेटिक पाथवेज होती हैं। सबसे पहले ये आपकी सिग्मिक एसिड पाथवे, सेकेंड है आपकी एसिटेट मेलोनेट पाथवे, और थर्ड है आपकी एसिटेट मेलोनेट पाथवे। इसमें लिखा हुआ है कि जब ये पाथवेज होती हैं तो इन पाथवेज के अंदर क्या होते हैं, हमारे जो है इंटरमीडिएट्स बनते हैं, हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है देयर आर वेरियस इंटरमीडिएट एंड स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेटिक पाथवे। ये जो पाथवे हैं इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट्स और बहुत सारे स्टेप्स क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, किसमें, प्लांट में। और इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं या जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं या जितने स्टेप्स में बनते हैं उनका हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं डिफरेंट टेक्निक के थ्रू। सबसे पहले है इसमें ट्रेसर टेक्निक, दूसरी आपकी ग्राफ्टिंग मेथड, थर्ड है आपका यूज ऑफ आइसोलेशन ऑर्गेन एंड टिश्यूज, फोर्थ है आपका यूज ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेंथ, और लास्ट है आपका एंजाइमेटिक स्टडी। ये सारे क्या हैं आपकी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम पता करते हैं कि हमारे बायोसिंथेटिक पाथवे में कौन कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं, कौन कौन से मेटाबोलाइट्स बनते हैं, और कौन कौन से जो है स्टेप्स इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडी, यानी हमको क्या करना है, इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ करके हमको इन्वेस्टिगेशन करना है या पता लगाना है बायोजेनेटिक स्टडी की। बायोजेनेटिक स्टडी में हमने अभी तक आपको बताया था कि बायोजेनेटिक स्टडी में क्या होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंथेसिस होना मेटाबोलाइट्स की या इंटरमीडिएट्स की, और उनकी स्टडी करना कहलाता है हमारा बायोजेनेटिक स्टडी। उसमें मैंने आपको बहुत सारी वेरियस टेक्निक बताई थी, उसमें से हमको सिर्फ एक टेक्निक ही पढ़नी है, वो सबसे पहली टेक्निक थी हमारी ट्रेसर टेक्निक। जैसा कि नाम से पता लग रहा है ट्रेसर टेक्निक को हम, ट्रेसर जो वर्ड है ट्रेस से बना हुआ है, ट्रेस का मतलब हम करते हैं पता लगाना। जैसे आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा कि अगर किसी चोर को पकड़ना होता है, जब वो चोरी करके भागता है तो क्या करते हैं, हम उसको ट्रेस करने के लिए उस पर चिप लगा देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं उसको आसानी से हम ट्रेस कर सकते हैं। अगर इसके अदर एग्जाम्पल की हम बात करें तो सपोज करिए हमने यहाँ पर एक गड्ढा खोदा हुआ है और हम क्या करते हैं यहाँ पर 5 जो है यहाँ पर नल की सप्लाई है, जिससे क्या होता है कि अलग अलग जगह से पानी आ रहा है। गड्ढे में अगर हमको नहीं पता है कि किस नल से हमको सप्लाई यहाँ से मिल रही है, किस नल से पानी आ रहा है, तो हम क्या करते हैं हर एक नल में अलग अलग कलर जो है डाल देते हैं, और गड्ढे में जिस कलर का पानी होता है तो हमको आसानी से पता लग जाता है कि वो पानी किस नल से आया हुआ है। तो यानी हमने इस टेक्निक में क्या किया, हमने ट्रेस किया, हमने पूछ करके हम अपने टॉपिक को समझेंगे। इसमें लिखा हुआ है व्हेन ड्राई बायोमोलिक्यूल एंड देयर बायोसिंथेसिस इज द इन्वेस्टिगेशन विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इज कॉल्ड ट्रेसर टेक्निक। इसमें ये लिखा हुआ है कि हमको क्या करना है, इसमें हमको क्या करना है, जो हमारी बायोसिंथेसिस होती है तो उसमें जो ड्राई मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका हमको क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है। किसकी हेल्प से करना है, तो विद द हेल्प ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। और इस टेक्निक को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेसर टेक्निक बोलते हैं। एंड द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स विच आर यूज्ड इन ट्रेसर टेक्निक। इस ट्रेसर टेक्निक में जिस भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम यूज़ करते हैं उसको हम रेडियो ट्रेसर भी बोलते हैं, या तो फिर रेडियो एक्टिव ट्रेसर बोलते हैं, या तो रेडियो एक्टिव लेवल के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें हम जानें कि रेडियो ट्रेसर्स क्या होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है हमारा रेडियो ट्रेसर टेक्निक में कि इट कैन बी डिफाइनिंग एज द टेक्निक which utilize the radio labeled compound to find out or to trace various precursor and intermediate
इन्वॉल्व एट डिफरेंट स्टेज ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे एट गिवन टाइम एंड रेट। यानी क्या किया गया है, जो हमारी रेडियो ट्रेसर टेक्निक है इसमें हम डिफाइन करते हैं, एक ऐसी टेक्निक है हमारी जिसमें क्या करते हैं, हम रेडियो लेबल्ड कंपाउंड का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, रेडियो लेबल्ड कंपाउंड का यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में या किसी भी बायोसिंथेटिक पाथवे में जो हमारे इंटरमीडिएट्स होते हैं, जो हमारे प्रिकर्सर्स होते हैं, उनको ट्रेस करने के लिए, उनको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियो लेबल्ड कंपाउंड को यूटिलाइज करते हैं इस टेक्निक के थ्रू, एक दिए हुए टाइम पर, एक दिए हुए रेट पर। अब हम बात करते हैं रेडियो लेबल्ड कंपाउंड क्या होते हैं। रेडियो लेबल्ड कंपाउंड व्हेन वन और मोर एटम और केमिकली कंपाउंड रिप्लेस बाय आइसोटोप्स यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे नोन एज ट्रेशर टेक्निक या रेडियो ट्रेशर। इसमें ये लिखा हुआ है कि जब भी किसी पाथवे में, मान लीजिए हमारी पाथवे चल रही है, इस पाथवे में हम क्या करते हैं कि जो हमारे रेडियो आइसोटोप्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि उन रेडियो आइसोटोप्स को हम इस पाथवे के अंदर जो एटम्स होते हैं उसको हम उस जगह से रिप्लेस करके हम रेडियो आइसोटोप्स लगा देते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं रेडियो लेबल्ड कंपाउंड। इसी में यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन वन और मोर एटम, यानी एक या एक से ज़्यादा एटम्स को हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। इस पाथवे में हम एक या एक से ज़्यादा एटम्स को रिप्लेस करते हैं, किसके साथ रिप्लेस करते हैं, रेडियो आइसोटोप्स के साथ। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, बायोसिंथेटिक पाथवे की स्टडी करते हैं, और यही हमारा कहलाता है रेडियो ट्रेशर या रेडियो लेबल्ड कंपाउंड। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ आइसोटोप्स। जिस भी आइसोटोप्स को हम यूज़ करते हैं बायोसिंथेटिक स्टडी को पता लगाने के लिए या उसकी स्टडी करने के लिए, तो उस आइसोटोप्स को सेलेक्ट करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए, हम आपको इसके बारे में बताते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज्ड फॉर द इंडिविजुअल मेटाबॉलिक साइट। यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक मेटाबॉलिक पाथवे चल रही है, इस पाथवे में हम जिस भी जगह पर आइसोटोप्स यूज़ कर रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल मेटाबॉलिक साइट, यानी कि जो मेटाबॉलिक साइट है उसमें हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप का आइसोटोप्स ही यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं करते कि एक ही जगह पर या मतलब अलग अलग जगह पर हम एक ही तरह के आइसोटोप्स लगा दें, ऐसा नहीं करते हैं। हम किसी भी इंडिविजुअल मेटाबॉलिक साइट में हम स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का ही यूज़ करते हैं। सेकेंड लिखा हुआ है ट्रेसर शुड बी हार्मलेस फॉर द मेटाबोलाइट। जो ट्रेसर हम यूज़ कर रहे हैं, जो रेडियो आइसोटोप्स हम लगा रहे हैं इसके अंदर, वो क्या होने चाहिए, हमारे हार्मलेस होने चाहिए। किसके साथ हार्मलेस होना चाहिए, जो भी हमारी बायोसिंथेटिक पाथवे मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं उसके साथ वो बिल्कुल से हार्मलेस होने चाहिए, कोई भी रिएक्शन जो है उसके अंदर कॉज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है सफिशिएंट कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेसर। जो भी ट्रेसर आप यूज़ कर रहे हैं बायोसिंथेटिक पाथवे में, वो ट्रेसर कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट कांस्टेंट या सफिशिएंट जो है क्वांटिटी में होना चाहिए, या तो कम या तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो ट्रेसर हम यूज़ कर रहे हैं वो ट्रेसर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल से प्योर फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉपर लेबलिंग, यानी कि जब भी हम किसी मेटाबॉलिक पाथवे में हम एक या एक से ज़्यादा एटम्स को रिप्लेस कर रहे हैं तो उसकी जो लेबलिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे हमको पता लग सके कि जो हमारे कंपाउंड है उसके फिजिकल और केमिकल नेचर के बारे में जो है हमको प्रॉपर तरीके से पता चल सके। नेक्स्ट है हमारा लेबल्ड कंपाउंड शुड इन्वॉल्व इन द सिंथेटिक रिएक्शन। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो हमारे लेबल्ड कंपाउंड हैं जो हम किसी मेटाबॉलिक पाथवे में यूज़ कर रहे हैं, जब उनको हम लेबल करते हैं, जो उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जब उसको हम कहें उसको हम जब रिप्लेस करते हैं, तो रिप्लेस करने के बाद जो उस प्लांट के अंदर सिंथेसिस हो रही है, उस सिंथेसिस में क्या होने चाहिए कि हमारी जो ट्रेसर्स हैं, जो लेबल्ड कंपाउंड है, वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाने चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है लेबल्ड कंपाउंड शुड नॉट डैमेज द सिस्टम विच इज़ यूज। यहाँ पे लिखा हुआ है जो लेबल्ड कंपाउंड है हमारे, जिस भी हम पाथवे में लगा रहे हैं, वो उस सिस्टम को डैमेज नहीं करने चाहिए जिस सिस्टम में हम लेबल्ड कंपाउंड को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ट्रेसर टेक्निक है इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जब भी हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस टेक्निक में। तो इसमें लिखा हुआ है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेसर टेक्निक बेसिकली 4 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। जब भी हम इस ट्रेसर टेक्निक का यूज़ करते हैं तो बेसिक 4 स्टेप्स जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला है हमारा प्रिपरेशन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड। सेकेंड है आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड इन बायोजेनेटिक स्टडीज़। थर्ड है आपका सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड। और फोर्थ है आपका डिटर्मिनेशन
ऑफ नेचर ऑफ मेटाबोलाइट्स इन वेरियस बायोकेमिकल फंक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, बारी बारी से हमको एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड। लेबल्ड कंपाउंड क्या होता है, जैसा कि हमने तो आपको पहले ही बताया था कि रेडियो लेबल्ड कंपाउंड वो होते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में जब भी हम एक या एक से ज़्यादा एटम्स को रिप्लेस करते हैं वो हमारे कहलाते हैं रेडियो लेबल्ड कंपाउंड। तो जो रेडियो लेबल्ड कंपाउंड होते हैं इनकी प्रिपरेशन कहते हैं, कैसे इसको हम बनाते हैं। तो वही लिखा हुआ है फर्स्टली वी हैव टू प्रिपेयर रेडियो एक्टिव लेबल्ड कंपाउंड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव लेबल्ड कंपाउंड को प्रिपेयर करते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो लेबल्ड कंपाउंड होते हैं उसको प्रिपेयर किया जाता है। कैसे प्रिपेयर किया जाता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ करके। जो हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं वो हमारा 14 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 32 फॉस्फेट एंड 131 आपके आई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑल्सो समटाइम स्टेबल आइसोटोप्स। जब भी हम ट्रेसर टेक्निक का यूज़ करते हैं तो कभी कभी हम स्टेबल आइसोटोप्स का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि 2 हाइड्रोजन, 15 नाइट्रोजन, 12 कार्बन एंड 18 कार्बन एक्सेट्रा। ये सब क्या है, हमारे स्टेबल आइसोटोप्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है मोस्टली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर यूज्ड इन द बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। यानी इसमें ये बताया गया कि मोस्टली हम कार्बन या हाइड्रोजन का ही यूज़ करते हैं किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में। मेटाबोलाइट्स को पता लगाने के लिए हमेशा जो कार्बन और हाइड्रोजन को ही रिप्लेस किया जाता है ऐसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है चूज दोज आइसोटोप्स विच हैव द लॉन्ग लाइफ। यानी कि हम ऐसे आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं इस इन्वेस्टिगेशन में जिसकी जो लाइफ होती है वो थोड़ी सी लॉन्ग होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है दिस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कैन बी प्रिपेयर्ड थ्रू द बम्बार्डिंग। ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम प्रिपेयर करते हैं अपने इच्छा अनुसार जो है मेटाबॉलिक पाथवे में इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, थ्रू द बम्बार्डिंग के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम जो है इलेक्ट्रॉन्स की जो है बम्बार्डिंग करते हैं इसके अंदर। अब हम सेकंड देखेंगे। सेकंड है हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड इन बायोजेनेटिक एजेंसी। यानी पहले हमने क्या किया, रेडियो लेबल्ड कंपाउंड को प्रिपेयर किया। प्रिपेयर करने के बाद क्या करते हैं, हम उसको उस पाथवे में इनकॉर्पोरेट करते हैं या शामिल करते हैं, किसके लिए, बायोजेनेटिक स्टडी के लिए। इसमें लिखा हुआ है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वी हैव टू इंट्रोड्यूस इनटू द प्लांट। जब हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को प्रिपेयर कर लेते हैं तो प्रिपेयर करने के बाद हमको प्लांट के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं इसमें। सबसे पहला मेथड है हमारा रूट फीडिंग। जैसा नाम से ही पता लग रहा है रूट, यानी कि हमको क्या करना है, जो आइसोटोप्स को हम फीड कर रहे हैं उसमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, वो किस जगह पर करा रहे हैं, प्लांट के रूट वाले पार्ट में करा रहे हैं। इसी में लिखा हुआ है इन केस रूट आर द बायोसिंथेटिक साइट। यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो बायोसिंथेटिक साइट है आपकी आइसोटोप्स को जो है इंट्रोड्यूस कराने के लिए वो रूट होती है। एग्जाम्पल टोबैको। सेकंड है आपका स्टेम फीडिंग। नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें हम कहाँ पर फीडिंग कर रहे हैं, आइसोटोप्स की स्टेम पर कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इन दिस लेबल्ड कंपाउंड आर एडमिनिस्ट्रेशन टू द कट एंड ऑफ स्टेम इमर्ज इन ए सोल्यूशन। यानी हम क्या करते हैं स्टेम फीडिंग में कि जो स्टेम होती है स्टेम को हम कट करते हैं। कट करने के बाद हम क्या करते हैं, जो रेडियो एक्टिव लेबल्ड कंपाउंड का जो सोल्यूशन होता है उसका सोल्यूशन में उसको हम इमर्ज करा देते हैं। नेक्स्ट मेथड है इसमें डायरेक्ट इंजेक्शन। यानी जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं उसको हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं अपने प्लांट के अंदर। इसमें लिखा हुआ है लेबल्ड कंपाउंड सोल्यूशन इंजेक्ट इन प्लांट विद द होलो स्टेम। यानी कि जो हमारा प्लांट होता है उस प्लांट में जहाँ भी हम खोखली जगह देखते हैं या होलो स्टेम देखते हैं, उस होलो स्टेम में हम क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू लेबल्ड कंपाउंड को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। एग्जाम्पल है आपको ओपीएम। नेक्स्ट टेक्निक है हमारी स्प्रेइंग टेक्निक। जैसे कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, रेडियो जो लेबल्ड कंपाउंड होते हैं उसको हम स्प्रे करते हैं। कहाँ पर करते हैं, लेबल कंपाउंड हैज़ बीन एब्जॉर्ब आफ्टर बीइंग स्प्रे ऑन द लीफ। यानी कि हम स्प्रे पर क्या करते हैं, लेबल्ड कंपाउंड को जो है स्प्रे करते हैं लीव्स के ऊपर, और लीव्स क्या करते हैं फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर इसके बाद जो लेबल्ड कंपाउंड होते हैं वो आपके मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम्पल है आपका स्टेरॉइड। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है नाउ लेबल्ड कंपाउंड एडमिनिस्ट्रेशन टू द पार्ट ऑफ एनी टेक्निक। इसमें लिखा हुआ है कि जो लेबल्ड कंपाउंड होते हैं उसको हम किसी भी टेक्निक के थ्रू क्या करते हैं, उसको हम प्लांट के पार्ट में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन लेबल्ड कंपाउंड बिकम ए पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। यानी कि लेबल्ड कंपाउंड को जब हम एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद जो लेबल्ड कंपाउंड होते हैं वो उस प्लांट के मेटाबॉलिक पाथवे में जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं और फर्दर जो है फिर आगे के रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं आपकी।
थर्ड है आपका सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड, यानी सेकंड के बाद आता है आपका थर्ड। सेकंड में हमने क्या किया था, सेकंड में हमने लेबल्ड कंपाउंड को इंट्रोड्यूस किया था। इंट्रोड्यूस करने के बाद जो लेबल्ड कंपाउंड होते हैं वो आपकी मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं, और इन्वॉल्व करने के बाद जो भी कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड बनने के बाद जो लेबल्ड कंपाउंड होते हैं उसको हम सेपरेट करते हैं या आइसोलेट करते हैं आपके थर्ड मेथड में या थर्ड स्टेप में। इसमें लिखा हुआ है आफ्टर रेडियो एक्टिव ट्रेसर आर यूज इन बायोजेनेटिक स्टडीज कॉमा इट्स सेपरेशन एंड आइसोलेशन इज एसेंशियल, यानी कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का हम यूज़ करते हैं बायोजेनेटिक स्टडी। उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमको सेपरेट करना पड़ता है और आइसोलेट करना पड़ता है, और ये बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमको पता लगता है कि मान लीजिए प्लांट की किसी हमने सॉफ्ट पार्ट में जो है हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हमने इंजर्ड किया है, तो जब हम सॉफ्ट फ्रेश टिश्यू जहाँ पर होते हैं तो उसमें हम इन्फ्यूज़न और मेसेरेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। ये हमारी इन्फ्यूज़न मेसेरेशन क्या है, बेसिकली हमारी एक्सट्रैक्शन की एक टेक्निक है। जहाँ पर प्लांट में हार्ड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वहाँ से हम हॉट परकुलेशन और डिकॉक्शन के थ्रू जो है एक्सट्रैक्शन जो है करते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। इसमें हम क्या करते हैं कि जो मेसेरेशन है, मेसेरेशन के साथ जो है इसमें हम एक्सट्रैक्शन करते हैं और चॉइस ऑफ सॉल्वेंट जो है उसमें यूज़ करते हैं। और भी अदर टेक्निक्स हैं जैसे कि फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी ऑल्सो जो है यूज्ड करते हैं हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए, या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को, या हम कहें हमारे रेडियो आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए, आइसोटोप्स आइसोलेट करने के लिए। स्टेप है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ मेटाबोलाइट्स इन वेरियस बायोकेमिकल फंक्शन, यानी हमको इसमें क्या करना है, इस लास्ट स्टेप में हमें मेटाबोलाइट्स के नेचर का डिटर्मिनेशन करना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ आइसोटोप्स, यानी कि ये जो स्टेप है ये इन्वॉल्व होती है कि जो हम आइसोटोप्स यूज़ कर रहे हैं उसके नेचर पर, उस नेचर के थ्रू हम क्या करते हैं, वेरियस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। किसके लिए, जो भी हमारे इंटरमीडिएट्स या फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उसके केमिकल नेचर को डिटरमाइन करने के लिए, और जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के लिए। ठीक है, ये कौन कौन से मेथड के थ्रू करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल गीगर मूलर काउंटर, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू जो है हम पता करते हैं। सेकंड है आपका आयोनाइजेशन चैम्बर, थर्ड है आपका मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, नेक्स्ट है आपका एनएमआर, और लास्ट है आपका ऑटो रेडियोग्राफी। ये सारे जो हमारी टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स का यूज़ करके हम मेटाबोलाइट्स के नेचर को डिटरमाइन करते हैं। थैंक यू।